इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक विज्ञान मीन साइंस का। ये पहला पार्ट होगा फिजिक्स, और साथ ही आपका ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी काफ़ी लंबा एक्सरसाइज है तो धीरे धीरे चलता रहेगा। साथ में हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया, मिसलेनियस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब साइंस कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे, ठीक ना। तो उसमें आपका ये फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला एक्सरसाइज है आपका इसमें यांत्रिकी। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन जब फिजिक्स कंप्लीट होगा तब हर वीडियो के लिंक में आप मीन्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक जूल है, ठीक ना। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष है दूरी का। प्रकाश वर्ष होता क्या है? एक वर्ष में प्रकाश जितना दूर कवर करेगा उसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। इसका वैल्यू होता है 9.46 मल्टीपल 10⁻15 मीटर, ठीक ना, इतना होता है। हालांकि अगर प्रश्न में ये आ जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको टिक करना पड़ेगा। जैसे प्रकाश वर्ष तो होगा ही नहीं, एक होता है आपका पारसेक। पारसेक ये प्रकाश वर्ष से अधिक होता है, किसी किसी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा खगोलीय दूरी। अब ये खगोलीय दूरी क्या होता है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि मान लो पारसेक बोले, तो पारसेक होता है एक पारसेक बराबर 3 ये प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, मतलब 3 गुना के आसपास होता है। तो ये तो पारसेक हो गया। और सबसे बड़ा खगोलीय पिंड का दूरी क्या होता है? जैसे सूर्य है ये मान लो, और ये पृथ्वी का दूरी है, तो सूर्य से लेकर पृथ्वी का दूरी जो होता है उसको हम कहते हैं खगोलीय दूरी। अब इसका काम क्या है मेनली? जैसे मान लो हम अगर कई प्रश्न आता है कि चंद्रमा का भार कितना है, तो हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी के 1/6। तो अब पृथ्वी का वजन हमको पता नहीं है फिलहाल, तो 1/6 पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में उसको हम तोल देते हैं। तो ऐसे अगर पूछ दे कि मरकरी का तो नहीं, मान लो दूर वाले का, जुपिटर का दूरी सन से कितना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी के दूरी से 4 गुना है, मतलब खगोलीय पिंड का 4 गुना है। समझ रहे हो? तो सबसे अधिक जो दूरी का मात्रक है ये होता है खगोलीय पिंड। लेकिन अगर आपके ऑप्शन है पारसेक हो तो उस पर टिक कर देना। बल की एसआई यूनिट क्या होता है? बल का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन किसका मीन्स मात्रक दिया गया है मेनली यहाँ पे, ठीक ना। तो उच्च वेग का क्या होता है? मैक संख्या होता है। उच्च वेग उसका होता है मैक संख्या। उच्च वेग मतलब होता क्या है कि ऐसा वेग जिसका स्पीड ध्वनि से अधिक है। मतलब ध्वनि का स्पीड कितना है? 331.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इससे अगर स्पीड जिसका होगा उसको हम कहते हैं उच्च वेग। तो क्या इससे अधिक किसी का वेग है? बिल्कुल है। अगर कोई मिसाइल है, मिसाइल, अगर आप मिसाइल के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, जैसे ब्रह्मोस हुआ, सुखोई हुआ, तो इस सब को जो परचेज किया जाता है तो उसमें लिखा रहता है किसी का 3.5 मैक संख्या। अभी जो चिनूक तो नहीं, एक जो और रफेल आया है वो है 4.5 मैक का। मतलब साउंड के स्पीड का 4.5 गुना होता है, मतलब इतना मल्टीपल है वो। और अगर 5 मल्टीपल से अधिक होगा, 5 गुना से अधिक है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। मतलब साउंड के स्पीड से 5 गुना है, इसको मैक संख्या 5 कहा जाएगा। ये समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है? उच्च वेग मैक। तरंग धैर्य का क्या होता है? तरंग धैर्य का यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रम। तरंग धैर्य का एंगस्ट्रम। सिंबल इसको ऐसे भी लिखा जाता है A⁻0। दाब का पास्कल होता है। पास्कल में मैंने होता है जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, या फिर आपका जेसीबी जो काम करता है, वो सब किस पे काम करता है? पास्कल पे ही काम करता है। याद रखना, प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि बाइक में या कार में हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। अब ऊर्जा का मात्रक आपका क्या बच गया है? जूल। आंसर इसमें मतलब ये चारों आपको याद हो ही गया होगा। तो आंसर क्या? नेक्स्ट है भौतिक राशि दिया गया और उसका इकाई दिया गया कि कौन किस में सुमेलित किया गया है। तो दूरी का भी हम पढ़ रहे थे बहुत जोर जोर से, प्रकाश वर्ष, ठीक ना। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा, इसका होता है मोल। मोल पदार्थ की मात्रा का मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और प्रकाश वर्ष में क्या पूछ देगा आपसे कि इसमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, तो दे देगा सेकेंड, मिनट, वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो जनरली सब कंफ्यूज कर जाते हैं, पर प्रकाश वर्ष यहाँ पे क्या पढ़ लिया है? दूरी का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? यहाँ पे मोल है। विद्युत आवेश की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा इसका होता है कूलाम।
और ऊर्जा का क्या होता है, वाट घंटा होगा, नहीं तो kWh भी होगा, किलो वाट घंटा। तो इसमें से कुछ भी लिखा हो तो आप उसको सही कर लेना। नेक्स्ट है भौतिक राशि दिया गया और उसका इकाई दिया गया है, आपको इसमें बताना है। तो त्वरण का क्या होता है, त्वरण देखो होता क्या है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। जैसे किसी कोई आप मान लो बाइक चला रहे हो, उसमें क्या होता है, एक्सीलेटर होता है। उसका काम क्या है कि मान लो आपने गाड़ी पे बैठा, गाड़ी का स्पीड था 0, ठीक, एक्सीलेटर लिया, गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, 40 हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। तो 0 से लेकर 40 तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, समझ लो, उतना तक जाने में जितना टाइम लगा उसको जो डिवाइड करते हैं, मतलब लास्ट स्पीड और पहले स्पीड, मतलब यू ये हुआ लास्ट स्पीड और ये हुआ भी पहला स्पीड, और नीचे में टाइम लिखते हैं, यही क्या होता है, आपका त्वरण होता है। तो इसका जो मात्रक होगा क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब है आपका बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, अभी पढ़े थे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। कृत कार्य मतलब जो कार्य हो गया है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं जूल का, कृत कार्य के लिए जूल का। और आवेग का क्या होगा, न्यूटन सेकंड, आवेग का न्यूटन सेकंड। सबको याद करते चलना, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी अधिक पूछे जाते हैं। देखो सारे प्रश्न क्या है, पूछे गए प्रश्न है, तो याद करते ही जाना। एक बार में याद ना हो तो फिर से इसको देखो, 3-4 बार देखो, याद हो ही जाएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है इसमें से प्रकाश वर्ष। देख लो ऑप्शन दे देगा ऐसा ऐसा, इसमें से कौन सा होगा, प्रकाश वर्ष। आंसर है सी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखे, जब मैंने पुराना बुक कंप्लीट किया था, कि सर ये बुक तो हम लोग भी पढ़ ही लेंगे। देखो होता क्या है ना, कि बुक आप खरीद के ले आओ वो अलग चीज़ है, अकेले में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, संभवतः अकेले रहते हो रूम लेके, तो आप अकेले में इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ पाते हो। स्टार्ट करते हो 4 से 5 एक्सरसाइज पढ़ते हो, नहीं पढ़ पाते हो। तो मेरा पर्पस यहाँ पे ये नहीं रहता कि मैं बहुत अधिक आपको सिखा रहा हूँ, मेरा पर्पस ये रहता है कि इसके चलते चलते आपको भी क्या होगा, बहुत सारा बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरा पर्पस मेनली ये रहता है। तो कभी इस तरह के कमेंट ना करो कि सर यहाँ से तो बस आप पढ़ रहे हो, ये वो, बुक कंप्लीट हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। पार्शिक इकाई है, पार्शिक किसकी इकाई है, दूरी का, दूरी का। आंसर क्या बनेगा, ए। कभी अगर मान लो असेंडिंग क्रम में दे दे कि दूरी का मात्रक को बढ़ते क्रम में लगाए, तो लगा देना पार्शिक क्या होगा, प्रकाश वर्ष से अधिक होगा, इसको ध्यान में रखना। डेसिबल यहाँ पे दिया गया है, मीन्स इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मीन्स एक इसमें गलत है। तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति का यह है इकाई है, एक अश्व शक्ति कितना होता है, 746 वाट, ठीक ना। समुद्री मील मीन्स नॉटिकल माइल, ये होता है नौ चालक की दूरी की इकाई, और सेल्सियस होता है ताप का। यहाँ पे उष्मा दिया है, ये गलत है, ठीक ना, यहाँ पे क्या होगा, ताप होगा। आंसर बनेगा आपका डी। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन है ज्योति फलक का, ज्योति फलक का मात्रक क्या है, ल्यूमेन। भौतिक मात्रा, ज्योति की इकाई क्या है, ज्योति का इकाई क्या होगा, लक्स, लक्स। आंसर सी था। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है दाब का, दाब। पास्कल किसका है, इकाई दाब का। पास्कल क्या होता है, संपर्क क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस पे इतना मोटा मैंने कोई प्रेशर डाला और एक पे क्या किया मैंने, नोकी बना दिया, ठीक ना। तो ये क्या होगा, आसानी से नीचे चला जाएगा, क्योंकि संपर्क क्षेत्रफल जो इसके साथ इसका जो संपर्क हो रहा है ना, वो क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना बढ़ाएगा। प्रश्न अगर ये आ जाए कि कील का जो वो किनारा होता है वो नुकीला क्यों बनाया जाता है, कौन सा नियम इस पे काम करता है, तो पास्कल का नियम इस पे काम करता है। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। जूल निम्नलिखित में से इकाई है, जूल इकाई है ऊर्जा का, ऊर्जा का इकाई क्या है, जूल। निम्नलिखित में से, अच्छा जूल और किसका इकाई था, जो काम हो गया है, ठीक ना, कृत काम लिखा रहेगा, कृत कार्य का मात्रक क्या होगा, तब भी जूल होगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, 1971 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था। उससे पहले क्या था, बहुत सारा पद्धति चलता था, कहीं पे सीजीएस, सीजीएस तो मान लो थोड़ा ये सब पॉपुलर हुआ बहुत जगह। जैसे मान लो इंडिया में हम चला रहे हैं कुछ भी, केजी चला रहे हैं, मान लेते हैं इंडिया डेवलप है, केजी चलाते हैं, और चाइना में कुछ भी बनाते हैं, मतलब यांग हू कुछ भी हम मान लेते हैं। अब यहाँ से 1 केजी पोटैटो हमने बेचा और वहाँ पे वो वांग हू कुछ और चला रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता था, काफ़ी दिक्कत होता था। उसके बाद क्या हुआ, 1971 में
एक ऐसा यूनिट बना दिया गया कि हर जगह का जो पैमाना होगा वो एक ही जैसा होगा, तो ताकि इंटरनेशनल मार्केट में सही से ट्रेड हो सके। तो 1971 याद रखोगे, मात्रकों का वो पद्धति स्टार्ट हुआ, ऐसे पद्धति। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज से मेनली हम क्या मापते हैं? तो तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति याद रखो बस, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा का इकाई होता है एम्पियर, एम्पियर विद्युत मात्रा का एम्पियर। ऐसे पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है? डायोप्टर, डायोप्टर। और एक प्रश्न डायोप्टर से ये आता है कि सूर्य के प्रकाश का चश्मा जो होता है, सूर्य धूप चश्मा जिसे कहते हैं, वो कितने डायोप्टर का होता है? तो 0 डायोप्टर का, 0 डायोप्टर का। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल से हम क्या मापते हैं? वातावरण में ध्वनि, वातावरण में ध्वनि, मेनली वो ध्वनि मापने का इकाई होगा डेसिबल। और हम लोग का जो सुनने का कैपेसिटी होगा, हालांकि ये साउंड वाले एक्सरसाइज में होगा इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा, पर 20 डेसिबल से लेकर 20,000 डेसिबल, यानी तो 20 के डेसिबल लिखा रहेगा, 20 के डेसिबल, वहाँ तक हम सुन सकते हैं। इससे पहले होगा तो उसको अपश्रव कहा जाता है, अपश्रव, इंफ्रासोनिक, इसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। और उससे अधिक होगा तो उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, ठीक ना, अल्ट्रासोनिक या प्रश्रव्य कहा जाता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर से हम क्या मापते हैं? करंट मापते हैं, करंट मापते हैं हम एम्पियर से। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट। देखो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ठीक ना, क्योंकि पुराना बुक पहले से ही कंप्लीट था, न्यू बुक लाए हैं ताकि आपका एनटीपीसी में ये अच्छा हेल्प करे। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसमें से समान विमीय सूत्र किसका नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बल और दाब का अलग अलग होता है, बल और दाब का अलग अलग है, जबकि आवेग संवेग एक है, कार्य ऊर्जा का एक है, भार और बल का एक है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, आवेग और संवेग का एक जैसा है, कार्य और बल का एक है, भार और बल का एक है, जबकि बल और दाब का क्या है? अलग अलग है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई क्या मीन्स किसे कहते हैं? तो पहले ही प्रश्न मैंने जिक्र किया था, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई या एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? इसमें से कौन सा अविमीय राशि है जिसका बीमा नहीं होगा? तो विकृति, विकृति। ये आपके एएलपी में पूछा गया प्रश्न था, एएलपी 2019 में ये पूछा गया प्रश्न था। इसमें से कौन सा अविमीय राशि है? तो विकृति क्या है? अविमीय राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि वो होता है जिसमें दिशा भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, मीन्स परिणाम और दिशा दोनों होगा, उसे हम कहेंगे सदिश राशि। और अदिश होता है जिसमें दिशा नहीं होगा, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम तो होगा ही होगा। तो द्रव्यमान में क्या होता है? दिशा नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। जबकि कोणीय वेग, वेग और संवेग ये सब क्या है? आपका सदिश राशि है। इसमें से कौन सा अदिश राशि है? तो आपका ऊर्जा यहाँ पे क्या है? अदिश राशि, जिसमें दिशा नहीं होगा मेनली। तो बल, आघूर्ण, संवेग ये सब क्या है? यहाँ पे सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? यहाँ पे सदिश राशि कौन सा है? तो संवेग क्या है? सदिश राशि यही पढ़े थे, इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो ये तीनों क्या था? सदिश राशि था। तो आपको याद कर लेना है, संवेग, वेग, कोणीय वेग, बल, आघूर्ण, संवेग ये सब क्या है? आपका सदिश राशि है। तो यहाँ पे कौन सा एक सदिश राशि है? तो संवेग क्या हुआ? सदिश राशि हो गया, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। इसमें से कौन सा सदिश राशि है ये पढ़ रहे हैं अभी हम। तो संवेग, वेग, कोणीय वेग, बल, आघूर्ण और यहाँ पे संवेग तो वही है। तो ये सब क्या हो गया? सदिश राशि। अदिश राशि क्या सब हो गया? द्रव्यमान, ऊर्जा, दाब, कार्य, ये सब क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी राशि अदिश है? तो आयतन, आयतन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होता। जबकि बल, वेग और विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि है। विस्थापन, वेग और बल क्या है? सदिश राशि है। जबकि आयतन क्या है? सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? इसमें से कौन सा सदिश राशि है? वेग क्या है? सदिश राशि है। जबकि द्रव्यमान,
समय और लंबाई अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? ऐसे समझो इसको, व्युत्पन्न जब भी लिखा हो ना तो उसको ऐसे समझो कि कॉन्सोनेंट है। एक होता है मूल, मूल इसको समझो कि अब वॉवेल है, वॉवेल, और दूसरा समझो व्युत्पन्न, मतलब ये कॉन्सोनेंट है। अब वॉवेल में पहले चलते हैं। वॉवेल में क्या होता है कि ए ई आई ओ यू, इसको बोलने के लिए दूसरे कॉन्सोनेंट का हमको हेल्प नहीं लेना पड़ता है, ठीक। तो वैसे ही मूल मात्रक क्या होता है या मूल परिणाम, किसी भी व्युत्पन्न का इसमें हेल्प नहीं लगेगा, वो इंडिपेंडेंट है। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है कि उसको बोलने के लिए वॉवेल का यूज़ करते हैं, वॉवेल का यूज़ करके हम कॉन्सोनेंट बनाते हैं। तो उसी प्रकार व्युत्पन्न में क्या होता है, मूल का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, व्युत्पन्न बनाते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, मतलब वो क्या है, मूल परिणाम है जिसमें किसी का हेल्प नहीं लिया गया है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान आंसर क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी डायरेक्ट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। जबकि घनत्व का डेंसिटी का अलग होता है, एरिया निकालना ही पड़ता है, आयतन में लेंथ ब्रेथ हाइट ये आपको निकालना पड़ता है, ये सब बीमा का यूज किया जाता है इसमें। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे v माइनस यू बाई टी, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपका ए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वो भौतिक राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान ज्ञात करते हैं हम संवेग और वेग के अनुपात से। आगे प्रश्न है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। कोणीय गति का जो आयाम होता है वो प्लंक में मापा जाता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल क्या होगा? देखो जब लड़की खड़ी हो गई तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उससे दोलन गति क्या होगा, कम होगा। भार बढ़ने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यही प्रश्न आएगा कि इसके बगल में एक लड़की आकर बैठ गई तब क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, पर अगर लड़की खड़ी हो गई तब क्या होगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक लड़का यहाँ पे क्या हो गया, आके बैठ गया, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आवर्तकाल नहीं है, कोणीय वेग है, इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर है यहाँ पे ए। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके मीन्स इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। किसी चलती हुई वेग को दोगुना कर दे तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाए। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसको सही से याद रखना, और यही आएगा कि दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर को, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो इसमें एक जो है उस पर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, उसको मतलब मान के ऐसा बनाया जाता है, और दूसरे में ऐसा नहीं होता है। तो भार क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। इस प्रश्न से अच्छा इसका आंसर पर जान लो, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है, परिवर्तित रहता है। अब इसको समझो थोड़ा, द्रव्यमान मतलब एक प्रश्न ऐसा आएगा कि चंद्रमा पर किसी का भार जो है वो 60 kg है, चंद्रमा पर किसी का भार 60 kg है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो उसको हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 360 kg हो जाएगा पृथ्वी पर। लेकिन वही अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 kg मून पे है तो पृथ्वी पर कितना होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा वो 60 kg ही होगा। मतलब द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जबकि भार पर गुरुत्वाकर्षण बल से वो मल्टीपल होता है, तो इसीलिए भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आंसर यहाँ पे आपका बी था। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर बाह्य सक्रिय ना हो, मीन्स बाह्य बल, एक्स्ट्रा बल उस पर काम ना करे। ये कौन सा नियम प्रदर्शित करता है? तो ये है न्यूटन गति का प्रथम नियम। साथ ही इसको आप कह सकते हो इनेर्शिया का, मीन्स जड़त्व का नियम भी कह सकते हो। यही नियम है न्यूटन का जो प्रथम नियम है, यही जड़त्व का भी नियम है। आंसर यहाँ पे ए आपका है। किसी असंतुलित बल द्वारा
किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। वो बल पे डिपेंड करेगा, मीन्स कैसा लगा हुआ है, तो मतलब उसके त्वरण पे डिपेंड करेगा कि बल कैसा लगा हुआ है। तो वो क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है उसका त्वरण। कम से कम एक वीडियो में 50 प्रश्न रहने देते हैं, जिससे क्या होगा कि ना ही अधिक होगा ना ही कम होगा। पहला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और परिक्रिया के संबंधित इसमें से कौन सा बल रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होते हैं। क्रिया और प्रक्रिया हालांकि क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम होता है। हमको लगा वो प्रश्न है, वैसे लिखा गया है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया और प्रक्रिया के संबंधित बल क्या होता है? हमेशा एक वस्तु पर ही, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। जैसे एक आप धक्का दे रहे हो, उधर से भी क्या होता है? एक फोर्स लगता है। रॉकेट जो लॉन्च होता है वो भी यही प्रोसेस होता है, न्यूटन का तीसरा नियम ही है। तो प्रश्न आ जाएगा कि कोई जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो वो न्यूटन के कौन से नियम पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये कौन सा नियम है? तृतीय नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम। आंसर है सी। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ये भी आपका तृतीय नियम है। साथ ही इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर उत्प्लावन बल। तो जो आपका आंसर में आए उस पर टिक करना। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। ये किनके द्वारा कहा गया? ये था न्यूटन का पहला नियम। आंसर है ए। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से? बल की परिभाषा आती है तो न्यूटन के पहले नियम से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नहीं भूलना। बल की परिभाषा कहाँ से आता है? न्यूटन के पहले नियम से। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? उसे मेनली क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। जड़त्व, यही हुआ न्यूटन का पहला नियम कि जो जिस मतलब अवस्था में है वो वैसा ही रहना चाहता है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। और ये संवेग का नियम कहते हैं तृतीय नियम को, संवेग का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ये होता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। आंसर है यहाँ पे डी। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको इसके द्वारा समझाया जा सकता है। ये तो देखो, या तो होगा इसका आंसर में जड़त्व हो जाएगा कि हमारा शरीर जड़त्व में था और ये रुक गया। और साथ ही यहाँ पे जड़त्व जब भी मैंने कहा तो न्यूटन के पहले नियम से यही बात पता चलता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर। ये पहले जिक्र किए थे। या साथ ही संवेग संरक्षण का नियम दे तो उस पर भी हम उस पर टिक करते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो वो गिर जाता है विराम जड़त्व, विराम जड़त्व। आंसर है यहाँ पे सी। चलो इस पेज में एक ही प्रश्न और है तो इसको भी हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है? क्योंकि बॉल क्या हो? विश्राम की स्थिति में आ जाए ताकि उसके हाथ में चोट ना लगे। आंसर है यहाँ पे ए। तो टोटल 51 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।